मैं अभी थोड़ी देर में कंक्रीट में चुन दिया जाऊंगा और पता है क्या होगा, मैं आपको कंक्रीट के बारे में सारी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, दोनों में फर्क होता है। कंक्रीट एंड सीमेंट में कई लोग इन्हें एक ही चीज मान लेते हैं। ओके, सीमेंट एक फेविकॉल की तरह है, ये अलग अलग चीजों का घोल होता है। ओ, ये तो गिरने लगा। ओके, मजा आ रहा है। और कंक्रीट मिक्सचर होता है सीमेंट प्लस दूसरी चीजें जैसे कि गिट्टी, बालू। ओह, ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी भर रहा है, मैं डूबने वाला हूं अब। सीमेंट इंसानों द्वारा किए गए इन्वेंशंस में सबसे जरूरी इन्वेंशन है। पानी को छोड़कर पूरी दुनिया में इसी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। दुनिया भर में हर साल हर बच्चे, महिला और आदमी के लिए 500 किलोग्राम सीमेंट बनाया जाता है। इतने सारे सीमेंट से 2 क्यूबिक मीटर जितना कंक्रीट का ढेर बन जाएगा और जो 2 ऐसी बड़ी फिश बॉल्स को भर देगा। लोग कंक्रीट को ज्यादा हल्के में लेते हैं, जबकि ये बहुत जरूरी चीज है। हमें इसे ऐसे समझना चाहिए, हर साल हम कॉपर से कुछ मात्रा में चीजें बनाते हैं, उससे ज्यादा एल्यूमिनियम से, उससे ज्यादा ग्लास से, फिर एस्फॉल्ट, लाइम, आयरन से और ज्यादा ये स्टील में लगता है, फिर सिरेमिक और लकड़ी आती है। पर जिस ठोस पदार्थ से हम सबसे ज्यादा चीजें बनाते हैं वो सीमेंट से बनती है। बाकी सारे मटेरियल भी इतना यूज में नहीं आते जितना ये एक सीमेंट आ जाता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ये एक तरल पत्थर है। किसी भी सांचे में डालकर कोई भी शेप बना सकते हैं, किसी भी तरह की शेप में इसे ढाल सकते हैं। ये मजबूत, टिकाऊ और सस्ता होता है। इसे बनाना बहुत आसान है और इसे हम हजारों साल से यूज कर रहे हैं। सबसे पुराना सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर चाहिए, जो कि कुछ नहीं बस कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर आप इसे 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो इसमें से CO2 बाहर निकल जाती है और रह जाता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम। अब अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर बनाकर उसमें पानी मिलाते हैं तो उससे एक एक्सट्रोथर्मिक रिएक्शन स्टार्ट होगी, जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसे आप एक सांचे में डाल सकते हैं। समय के साथ ये आसपास से CO2 अब्सॉर्ब करता रहेगा, वाटर उड़ जाएगा और बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। अब पुराने जमाने में ये ठीक था कि पहली बार सीमेंट को इस तरह से बनाया गया था, पर इसमें कई खामियां थीं। यानी आप इसे बड़े बड़े सांचों में नहीं डाल सकते थे, क्योंकि उनमें CO2 अंदर तक पहुंचकर उसे कार्बोनेट में नहीं बदल पाएगी। ये पानी के अंदर भी बेकार है, जहां CO2 नहीं है मिक्सचर को हार्ड करने के लिए। रोमन्स ने इस समस्या का हल निकाल लिया था। उन्होंने लाइमस्टोन को गर्म करते वक्त उसमें ज्वालामुखी की राख पोज़ोलाना को मिला दिया और उन्हें ये सीमेंट पहले से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ लगा। इसी से उन्होंने पैंथियोन, दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट का डोम बनाया, जो 2000 साल यानी कि अभी तक खड़ा हुआ है। इन्होंने समुद्र में कंक्रीट के पियर्स बनाए जो पानी के अंदर ठोस हो गए। उनमें से कुछ आज भी ठीक ठाक हैं। मुझे सच में नहीं लगा था ये इतना भारी होगा। मेरे पैर तो वाकई में बहुत भारी हो गए हैं और पता नहीं मैं इसे निकल पाऊंगा या नहीं। पर क्या आप जानते हैं, कंक्रीट पानी से 3 गुना ज्यादा भारी होता है। हाँ, क्या आप पैर उठा पा रहे हो? या मैं बस चेक करना चाहता हूँ कि हवा तो नहीं भर गई है ना? या ओके ठीक है, मैं एक पैर उठाकर देखता हूँ कि अभी मेरा क्या हाल है। अभी तो मैं पैर उठाने जा रहा हूँ, पर पता नहीं दोबारा जाएगा या नहीं जाएगा। ओ ये क्या, ठीक है ऐसे सही है। रुको, मैं धीरे धीरे कोशिश करता हूँ उठाने की। और ये आ गया, मैंने उठा लिया। तो ठीक है, अभी तक तो मैं यहां से बाहर जा सकता हूं। मुझे ये डर है कि कंक्रीट बहुत डेंस होता है। जब ये मेरे चेस्ट तक आएगा तो ज्यादा प्रेशर लगने से सांस लेने में दिक्कत ना होने लगे। ये ऐसा होगा कि आप किसी गड्ढे में हो जो धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। ऐसे में आप सांस नहीं ले पाओगे। जैसे ही वो भरता जाएगा लंग्स पर बहुत प्रेशर पड़ने लगेगा, तब दिक्कत होगी। आपने सोचा इस बारे में? अब आपने बता दिया ना। वैसे कुछ होता है तो हमने ऑक्सीजन का इंतजाम कर लिया है और मैंने प्रैक्टिस भी की है कि कोई तकलीफ होने पर इससे कैसे निकलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, ठीक है। ओके, बढ़िया। तो कैसे रोमन्स के कंक्रीट के पिलर्स पानी के अंदर जम गए, जहां CO2 तक नहीं पहुंच सकती। ऐसा भी कहते हैं कि ये आज वाले से भी बढ़िया कंक्रीट था, पर क्या सच में? वैसे कई शतकों तक रोमन्स की विधि गायब थी और हमें ये 14वीं सेंचुरी की एक स्विस मोनेस्ट्री की किताब में मिली थी। और तब से ही साइंटिस्ट और आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स
अलग अलग मिक्सचर ट्राई कर रहे हैं सबसे बेस्ट कंक्रीट बनाने के लिए। हमें पता चला इस सीमेंट का इतना ज्यादा मजबूत होना, इसका टिकाऊपन और पानी के अंदर जमना, ये सब रोमन कंक्रीट में वोल्केनिक ऐश पोज़ोलाना डालने की वजह से हुआ था। और अब 2000 साल बाद हमें ये पता चला कि क्ले या शेल को लाइमस्टोन गर्म करते वक्त उसमें मिलाने से भी सेम रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सब मटेरियल में सिलिका होता है और सिलिका सीमेंट की केमिस्ट्री को बदल कर रख देता है। अब इसे जमाने के लिए सुखाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस बार तो पानी खुद उस जमे हुए कंक्रीट का एक हिस्सा है, इसीलिए ये पानी के अंदर और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो ये हमारा कॉम्प्रेसिव सिलेंडर क्यूरिंग रूम है। हमें कंक्रीट के सैंपल्स को 100% ह्यूमिडिटी देनी होती है, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना इन्हें पानी में ही डुबो कर रख दें। जब भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कहीं पर कंक्रीट यूज करते हैं तो वो एक सैंपल जरूर ले लेते हैं, जिसके बाद उसकी स्ट्रेंथ चेक की जा सके कि जरूरत के हिसाब से स्ट्रेंथ है या नहीं। जब भी किसी कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट यूज होने वाला होता है, कहीं पर भी किसी भी शेप में, तो हम उसमें से थोड़ा कंक्रीट एक बर्तन में निकाल कर अपनी टेस्टिंग साइट पर ले आते हैं और वहाँ उसके सिलेंडर्स बनाकर उन पर प्रेशर लगाते हैं। हम रोज यहाँ स्ट्रेंथ नापने के लिए दर्जनों सिलेंडर्स तोड़ते हैं। ये वाले आज टूटे हैं। कंक्रीट की स्ट्रेंथ समय के साथ बढ़ती है, इसीलिए सैंपल के टेस्ट 7, 14, 28 दिन ऐसे होते हैं जब कंक्रीट अचीव कर लेता है अपनी पुरानी स्ट्रेंथ। हम ऐसा करते हैं कि हम सिलेंडर्स के टॉप पर डेट डाल देते हैं, जिस डेट पर उनको कंप्रेस किया जाएगा। वास्तविकता में ये उसके बाद भी मजबूत होता रहता है। सैंपल्स एक हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे जाते हैं और तब तक प्रेशर बढ़ाया जाता है जब तक ये टूट नहीं जाते। आप तैयार? हाँ बिल्कुल। मैं लोड कर रहा हूँ। ठीक है। हम इसे 30 psi के आसपास रखते हैं। इतने कम प्रेशर पर ही लोड करना जरूरी है। हम जानते हैं इसे झटका नहीं देना है, धीरे धीरे प्रेशर डालेंगे, इतनी जल्दी ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे। ये छोटे नंबर्स लगने वाला प्रेशर बता रहे हैं पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में, और ये ऊपर वाले बड़े नंबर जो है वो फोर्स बता रहे हैं पाउंड्स में, जो हम सिलेंडर पर लगा रहे हैं। हम कितने psi तक जाएंगे? 7000, 10,000, 10,000? ये तो बहुत ज्यादा मजबूत होगा फिर। हाँ बहुत ज्यादा। ठीक है। मजा आता है जब हम 10,000 के ऊपर पहुंच जाते हैं। हम शाउट करते हैं, बैंग, पूरा कमरा हिल जाता है। ये दीवारें ऐसे ही मजबूत बनी है। इतना अमेजिंग है ये, इतने प्रेशर पर भी बिल्कुल शांत है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी तक संभाले हुए है, हलचल होने लगी। हाँ ऐसा 11,000 पहुंच गया। 11,000 भी निकल गया। ओ ये इसी बात में तो असली मजा आता है सबसे ज्यादा, जब ये टूटता है। इसमें बड़ा मजा है। एक सेकंड रुको, दुनिया का सबसे मजबूत कंक्रीट कहां मिलेगा? दुनिया का सबसे मजबूत कंक्रीट तो बस लैब में ही बन सकता है। एक कंपटीशन में वो 100,000 psi जल गया था। आज दुनिया भर में जो कंक्रीट यूज होता है उसका फॉर्मूला 1840 में बनाया गया था। इसे कहते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। वैसे ये नाम तो बस मार्केटिंग के लिए है। तो उनका दावा था कि ग्रे कलर का सीमेंट बिल्कुल उन इंग्लैंड के पास पोर्टलैंड में निकले बेशकीमती रॉक्स की तरह होगा। पर पोर्टलैंड सीमेंट लाइमस्टोन को क्रश करके बनाया जाता था, फिर उस पे सिलिकेट्स डालने के लिए कुछ परसेंटेज के हिसाब से क्ले या शेल मिलाया जाता। इन सब चीजों का एक बारीक पाउडर बन जाता, जिन्हें टैंक में भरकर बड़े हाई टेम्परेचर्स पर हीट किया जाता। उसके बाद इनमें से कुछ टुकड़े निकलते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, जिन्हें कहते हैं क्लिंकर। माना जाता है कि पुराने जमाने के केमिस्ट से गलती से इसका आविष्कार हो गया था, जब उनसे लाइम मिक्सचर ज्यादा हीट हो गया। पर क्योंकि टुकड़ों का पाउडर बनाना इतना मुश्किल होता था, इसीलिए उन्हें तो ये वेस्ट लगा। पर जब हमने इसे ग्राइंड किया तो इससे निकला सबसे ज्यादा मजबूत सीमेंट, ऐसा जोड़ जो केमिस्ट्री में कहीं और नहीं मिलता। इसीलिए आज इसे हर जगह यूज किया जाता है। अब वैसे तो पोर्टलैंड सीमेंट में कई पदार्थ होते हैं, पर जो सब में मिलता है वो है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। अब मुझे बहुत ज्यादा हल्का लग रहा है। मैं सीमेंट में तैर रहा हूं, जो कि बहुत बेहुदा लग रहा है क्योंकि मेरा आधे से ज्यादा शरीर सीमेंट से बाहर है। पर क्योंकि ये पानी से 3 गुना ज्यादा भारी है, तो कमर तक आने पर ही मैं तैरने लगा हूं। ऐसा बिल्कुल नया था, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं ऐसे कंक्रीट पर तैरने लगूंगा। मेरे पैर ऊपर आ गए हैं, वो बिल्कुल यहाँ, पैर यहाँ है, मेरे कंधे ऊपर हैं और ये मुझे ऊपर की तरफ ढकेल रहा है। सीमेंट मिलने के बाद जो बाकी चीज कंक्रीट में लगती है वो है कंकड़ और चंबल।
जिन्हें जमीन के अंदर से निकालते हैं। उनके फिर इतने छोटे टुकड़े किए जाते हैं। इनकी साइज और शेप को लेकर काफी बड़े रूल्स हैं कि वो इतने ही साइज और शेप के होने चाहिए, क्योंकि इससे जो कंक्रीट बनेगा उसकी मजबूती पर इसका असर पड़ेगा। ये कंक्रीट के हिसाब से बहुत अच्छे से पीसी हुई है। सबसे स्मूथ और राउंडेड मटेरियल ही कॉन्ट्रैक्टर्स की चॉइस होता है। फिनिशिंग में राउंडेड मटेरियल ही सबसे अच्छे रहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई आड़ा टेढ़ा पत्थर दीवार के बीच में आ जाए। आपको सच में एक गोल कंकड़ ही चाहिए। हाँ, लगभग वैसा ही जैसा नदियों के पास मिलता है, गोल मटोल टाइप के। डिजाइनर्स कंक्रीट को ऊंची जगहों पर खड़ा डालना चाहते हैं। वो छत पर ज्यादा वजन नहीं डालना चाहते, तो इसीलिए हम उस भारी कंकड़ों की जगह पर इन हल्के वालों को लेंगे। 3/8 साइज आम कंक्रीट का वजन 150 पाउंड्स पर क्यूबिक फुट का होता है, पर इस वाले का 110 पाउंड्स पर क्यूबिक फुट है। एग्रीगेटर्स को इन ट्रक्स में भरकर कंक्रीट प्लांट तक लाया जाता है। ठीक है, मैं इसे खोल देता हूं। पहले ये बर्तन में गिरते हैं, फिर कन्वेयर बेल्ट इन्हें स्टोरेज पाइल्स तक पहुंचाती है। वहां पहले ये होपर्स में जाते हैं, फिर वजन करके वापस ट्रक में लोड कर देते हैं। कंट्रोल ऑपरेटर इन हॉपर्स को खोलकर मटेरियल को यहां गिरा सकता है, जो नीचे खड़े मिक्सिंग ट्रक्स में चला जाएगा। यहां पर आगे बैच ऑपरेटर है जो पूरे प्लांट को कंट्रोल करता है। यहां हमारे बैच ऑपरेटर विलियम के ठीक सामने एक्चुअल रेसिपी है सीमेंट की, जिसे ये कंक्रीट मिक्सचर में डालेगा। यहाँ हर लाइन कंक्रीट के अलग अलग हिस्से को दिखा रही है। सबसे ऊपर 3/4 रॉक है, उसके नीचे बीच वाले में 3/8 रॉक है, उसके बाद सैंड आती है। यहाँ इस वाले कॉलम में देखिए, यहाँ 3/4 रॉक्स का मिक्सचर बनने वाला है, जिसके लिए 13,000 पाउंड मटेरियल लिया जाएगा। कंप्यूटर 3/4 रॉक्स को 13,040 पाउंड तक निकालने की कोशिश करेगा। तो सब कुछ गिरने लगा, ठीक है? हाँ, भरने लगा। अगर कोई खराबी आती है और ये ज्यादा रॉक्स गिराने लगता है तो इसका कलर यहाँ पर रेड हो जाएगा। यहाँ ऊपर स्क्रीन पर हॉपर और वो मटेरियल जिसका वो वजन कर रहा है उसे दिखाया जा रहा है, जो बिल्कुल मिक्सचर ट्रक के ऊपर है। इसे अभी प्लांट के अंदर लाया गया है। विलियम, ये पानी का क्या हो रहा है? ये ऑरेंज क्यों है? हम देख रहे हैं अभी उसे। ठीक है, हम थोड़ा पानी बाद में डाल तो सकते हैं, पर निकाल नहीं सकते। अब मैं थोड़ा ट्रक के अंदर का शॉट लेना चाहता हूं। हाँ, अंदर से कुछ ऐसा दिखता है ये कंक्रीट ट्रक। मैं तो ये देखना चाहता हूं कि कौन सा कंक्रीट सबसे ज्यादा मजबूत होगा, प्योर सीमेंट, सीमेंट और सैंड, या फिर नॉर्मल वाला सीमेंट जिसके साथ चंबल और कंकड़ मिले होते हैं। इसके लिए मुझे पहले इन्हें बनाना पड़ेगा और फिर हाइड्रोलिक प्रेस में रखकर इन्हें टेस्ट करना होगा। आपको लग सकता है कि सीमेंट एक ग्लू के जैसा है, इसलिए वही सबसे ज्यादा मजबूत होगा। सीमेंट ही जादुई कड़ी होता है, एक ग्लू की तरह। अगर पर यूनिट वॉल्यूम पर हम कम सीमेंट यूज करेंगे तो स्ट्रेंथ भी घटती जाएगी। पर जैसे ही हम प्योर सीमेंट पर प्रेशर लगाते गए तो उसमें काफी फ्रैक्चर्स आने शुरू हो गए। बस इतना ही? नहीं, अभी नहीं। अभी तो ये और भी प्रेशर झेल लेगा। सच में? 8000 psi और ये बस खत्म। अब सीमेंट और सैंड की बारी। 9163 psi। दोबारा मेरा अनुमान थोड़ा सही कीजिए। मैंने अंदाजा इसकी 2 हफ्ते पहले वाली स्ट्रेंथ से लगाया था, जो ये रही। हमें 14 दिन बाद इसकी स्ट्रेंथ लगभग 6000 psi मिली थी, तो मुझे लगा अब ये बस 1000 और झेल पाएगा, पर इसने तो काफी ज्यादा सह लिया। और अब आती है सीमेंट, सैंड और ग्रेवल्स की बारी। ये है नॉर्मल सीमेंट। नहीं, थोड़ा तो। वो अब टूटा है। हाँ, अब टूटा माना जाएगा। ये वाला भी 8300 पर टूट गया। मुझे हैरानी हुई कि ये सब लगभग आसपास के ही प्रेशर पर टूट गए। मतलब ये मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि आप चाहे तो ज्यादा सीमेंट डाल लो, पर नहीं डालोगे तो भी कोई बात नहीं, स्ट्रेंथ उतनी ही मिलेगी जितनी बाकियों की है। सीमेंट सबसे महंगा हिस्सा होता है कंक्रीट का, तो अगर आप 30% सीमेंट कम करके भी सेम स्ट्रेंथ हासिल कर सकते हो तो आपको ऐसा जरूर करना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि प्योर सीमेंट पर प्रेशर डालने पर जल्दी उसकी परतें निकलने लगती।
इसीलिए जब सीमेंट में एग्रीगेटर्स मिलाते हैं तो वो उसे होल्ड कर लेते हैं और लोड पड़ने पर सीमेंट बिखरता नहीं है। तो क्या रोमन कंक्रीट आज वाले से बेहतर था? एक शब्द में इसका जवाब होगा नहीं। हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि रोमन कंक्रीट के अपने बहुत ही अच्छे फायदे थे, जैसे कि इसे आज के सीमेंट जितना अच्छे से नहीं मिलाना होता था, जिसकी वजह से इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम के बिना घुले टुकड़े रह जाते थे। इससे होता यह था कि जब कंक्रीट में दरार पड़ती और पानी अंदर जाता तो ये कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़े कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाते, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा बनने लगता और इस तरह ये खुद अपनी दरारों को भर लेता। देखा जाए तो ये काफी अच्छी खूबी थी। पर मैं कहूंगा कि अगर हम एक मोटे मोटे तौर पर उन रोमन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं जो अब बचे हैं, तो ये एक तरह का सर्वाइवर बाइस भी दिखता है। और अंत में है बनाने का खर्चा। हम हजारों साल तक खड़े रहने वाले स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, पर हम नहीं बनाते क्योंकि वो महंगा पड़ेगा और हम इतने ज्यादा समय तक चलने वाली बिल्डिंग्स भी नहीं चाहते। कंक्रीट को इस्तेमाल में लिया जाए उससे पहले इसकी कंसिस्टेंसी कस्टमर्स के लिए सही हो, ये चेक करना बहुत जरूरी है। ना ज्यादा पतला ना ज्यादा सूखा। पानी से कंसिस्टेंसी ठीक कर सकते हैं पर उससे नहीं करते क्योंकि उससे स्ट्रेंथ पर असर पड़ता है। इसलिए ये एक मॉडर्न केमिकल्स सुपर प्लास्टिसाइजर्स डाल रहे हैं। ये ऊपर दाईं तरफ डिस्पेंसिंग यूनिट है, यहाँ जो भी केमिकल्स डालते हैं यहाँ वो सारे हैं। और ये अब वही डाल रहे हैं सुपर प्लास्टिसाइजर्स। इसे डालने के बाद कंक्रीट के साथ काम करना आसान हो जाता है, पानी की जरूरत नहीं पड़ती। कंसिस्टेंसी ठीक है या नहीं इसका पता लगाने के लिए टेस्ट करते हैं, स्लम्प टेस्ट या स्प्रेड टेस्ट। हम इस मेटल की कोन को ऊपर तक चक भर देंगे, फिर इसे लेवल कर देंगे, फिर इस मेटल की कोन को हटा देंगे, फिर देखेंगे कि बोर्ड पर कितनी दूर तक फैलेगा। जो कंक्रीट मेरे ऊपर डालने वाले हैं उसे 27 इंच तक ही फैलना चाहिए। हम इसे दोनों तरफ से नापेंगे। इस तरफ से नापते हैं तो 27 आया है, दूसरी तरफ से देखें तो भी 27 ही आया। इतना सटीक होना क्यों जरूरी है? मेरा मतलब इतना सटीक कंसिस्टेंसी क्यों? आपको इससे ज्यादा सूखा नहीं चाहिए। आप ये देखोगे कि जिस शेप में आप इसे ढालना चाहते हो कम से कम उसमें तो सही से फिट हो जाए, जैसे आपके केस में इस स्फीयर में। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि मैं यहाँ पे कितनी देर तक रुक सकता हूँ, है ना? जवाब है, अगर मैं हिलो डुलू ना तो 4 घंटे। इसीलिए सड़क पर जो ट्रक्स कंक्रीट ले जा रहे होते हैं उनमें कंक्रीट एक ड्रम में घूमता रहता है। ऐसा उसे सेट होने से रोकने के लिए किया जाता है। तो क्या होगा अगर ट्रक्स कहीं रुक जाएं या ट्रैफिक जैम वगैरह में फंस जाएं? तो देखिए, ऐसे केस में कंक्रीट थोड़ा हार्ड तो जरूर हो जाता है, इससे कंक्रीट थोड़ा बेकार भी हो जाता है, लेकिन इसे एक चीज करने से रोका जा सकता है और वो है जल्दी सेट नहीं होने देना। फिर उसके लिए क्या किया जाता है कि उसमें रेगुलर पॉप जैसे कि कोक को ऐड कर दिया जाता है। अब इस कोक के अंदर की शुगर कंक्रीट को हार्ड होने से रोकती है। ऐसे में होता यह है कि कुछ घंटे कंक्रीट और नहीं जमता है। इसीलिए ट्रक ड्राइवर्स अपने साथ 2 लीटर की कोक लेकर चलते हैं, जस्ट इन केस अगर उन्हें कहीं रुकना पड़े तो वो इससे कंक्रीट को हार्ड होने से रोक सकते हैं। मैंने भी डाल दिया है, मैं भी नहीं जमूंगा। पर कंक्रीट हार्ड कैसे होता है? वेल, आपके पास होता है सूखा सैंड एग्रीगेटर्स और सीमेंट, फिर आप उस पर पानी डालते हो। पानी सीमेंट के पार्टिकल्स को डिसॉल्व करने लगता है, जिससे आयंस रिलीज होते हैं। उनमें से कुछ आयंस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के होते हैं, जिसकी वजह से सीमेंट बेसिक नेचर का बन जाता है। क्या देख रहे हो? 12 तक पहुंचा, अब 11.8 है। तो कंक्रीट का पीएच लेवल 12 से 13 तक पहुंच सकता है। मेरे वाले का पीएच 11.8 है, जो कि काफी बेसिक है। इसका मतलब अगर ये आपकी स्किन के कांटेक्ट में आता है तो आपके स्किन सेल्स को डैमेज कर सकता है। इसीलिए कंक्रीट में जमना जैसे बिल्कुल ब्लीच में जंप लगाने जैसा है। इसीलिए मैंने ये ड्राई सूट और लेटेक्स के ग्लव्स पहने हुए हैं। हाँ, ये कोई घर पे ट्राई करने वाली चीज नहीं है, तो कंक्रीट के साथ ऐसा मत कीजिएगा। अब जब आयंस कंक्रीट सॉल्यूशन में घुल चुके हैं, याद कीजिए कंक्रीट में सबसे कॉमन कंपाउंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है। जब ये पानी से इंटरैक्ट करता है तो ये क्रिस्टल्स बनाने लगता है कैल्शियम सिलिकेट और अन्य हाइड्रेट मिनरल्स के। सभी क्रिस्टल्स फैलने लगते हैं और इंटरलॉक्स बनने लगते हैं, जिससे सीमेंट हार्ड होता है। यहाँ गौर कीजिए, पानी इन क्रिस्टल्स के बनने के लिए जरूरी है। तो पानी सूख कर उड़ नहीं जाता है, बल्कि वो सॉलिड कंक्रीट का ही एक हिस्सा बन जाता है।
इसीलिए इस केमिस्ट्री को सीमेंट हाइड्रेशन भी कहते हैं और यही वजह है कि ताजे बने कंक्रीट को थोड़ी नमी में ही रखा करते हैं। लास वेगस तो इतना ज्यादा सूखा है कि वहां मिस्ट्रेस के इस्तेमाल से एनवायरनमेंट में जरूरी नमी रखी जाती है। एक बात जो इस वीडियो को बनाते समय मैंने नोटिस की वो ये है कि सीमेंट का मेन हिस्सा लाइमस्टोन समुद्र के जीवों के अवशेषों से बनता है। लाइमस्टोन समुद्री जीवों की हड्डियों और कवचों से बनता है जो हजारों लाखों सालों तक समुद्र के तल पर दबे रहते हैं और हम आज इनका इस्तेमाल बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें, ओवरपासेस और लगभग सभी विशाल स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए करते हैं। तो जब भी आप एक ब्यूटीफुल सिटी की तस्वीर देखिए तो भूलिएगा मत, ये समुद्री जीवों के अवशेष हैं। गगनचुंबी इमारतें समुद्री जीवों से बनी हैं। Skyscrapers are made of seashells. Skyscrapers are made of seashells. बहुत ही मजेदार प्रैक्टिकल है ये। मुझे तो इस प्रोजेक्ट में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। मैं इसके नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूं पर ये मुझे ऊपर ढकेल रहा है। मैं नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूं पर ये कंक्रीट मुझे ऊपर कर देता है। मैं एक बार फिर से खुद को नीचे करने की कोशिश करता हूं। बस इतना ही, इससे नीचे नहीं। अरे ज्यादा मजा मत आप लीजिए। कंक्रीट में डूब नहीं सकते। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं इसमें डूबने की पर नहीं जा पा रहा। अब मैं एक हाथ की मदद लेता हूं और खुद को नीचे धकेलता हूं। देखते हैं। वो बाउंसी के खिलाफ जाना काफी मुश्किल है। मुझे बाहर निकालने को परेशान थे ना, पर मैं तो अंदर ही नहीं हूं। मैं कूद कर देखना चाहता हूं। देखो, ये मैं कूदा। 1 2 3। बढ़िया था। काफी मजा आ रहा है। मैं बाहर नहीं आने वाला। ये बहुत मजेदार था। टाइम पर नजर तो है ना आपकी? मैं जमने तो नहीं वाला ना?